जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आजकल जितनी चर्चा सोशल मीडिया पे, गोदी मीडिया पे और यूट्यूब चैनल्स में हो रही है, उसमें सबसे मुख्य विषय आज के तारीख में एक तो वोट चोरी है। वोट चोरी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। भारतवर्ष से बाहर तक मैसेज जा रहे हैं कैसे भारतवर्ष का चुनाव आयोग हर चीज को नजरअंदाज करते हुए, किसी चीज का जवाब न देते हुए वोट चोरी को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा मुद्दा जो सबके सामने आ रहा है, जिस प्रकार एसआईआर हो रही है, मध्य प्रदेश से विसंगतियां सामने आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं, बंगाल से आ रही हैं, और जिस प्रकार से बीएलओज की आत्महत्याएं हो रही हैं। अभी तक तो केरला और राजस्थान में आत्महत्या हुई थी, अब वेस्ट बंगाल में भी आत्महत्या हो गई है, गुजरात में भी हो गई है। मतलब इतना ज्यादा मानसिक तनाव एसआईआर के माध्यम से बीएलओज पे डालना और 1 महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा करना इतना ज्यादा अवसाद और तनाव का कारण बन रहा है कि बीएलओज आत्महत्याएं कर रहे हैं। और कर्नाटका के अंदर जो वोट चोरी हुई, जिसका राहुल गांधी ने जिसका रहस्य उद्घाटन किया था, सुना है उसके बारे में बेंगलोर के पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन भारत सरकार ने, जब विपक्षी दल के नेता संसद से बाहर थे, उन्हें निष्कासित किया गया था, बिल पास करा के मुख्य चुनाव आयुक्त को कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया था। उनपे कोई भी किसी प्रकार का भी कोई कानूनी दंड नहीं मिल सकता, और वो सुविधा जो कि भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं है, मुख्यमंत्री को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को है। कारण आप जानते हैं। और इसके अलावा आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है गोदी मीडिया के अंदर, आप देखिएगा, कोई भी चर्चा हो, किसी भी विषय पे चर्चा हो, उस चर्चा को कहीं ना कहीं से समेटकर रूहिका लियाकत हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे नाविका कुमार हो, चाहे अंजना कश्यप मोदी हो, ये सारे के सारे पत्रकार वो घसीट कर ले आते हैं उसको लालू प्रसाद यादव के घर के अंदर पड़ी हुई फूट पर और रोहिणी आचार्य पर। रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी। लेकिन आज जो मैं चर्चा करूंगा वो रोहिणी आचार्य पे करूंगा। और पहले मैं ये स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं रोहिणी आचार्य पे कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाऊंगा। उनको मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूं। और जब वो सारण से चुनाव लड़ रही थी और जब राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट लड़ने का सारण से टिकट दिया था और रूडी साहब से हार गई थी, तो मैंने खुद सोशल मीडिया के अंदर ये डाला था कि रोहिणी आचार्य ने वो काम किया है कि अपनी एक किडनी देकर उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जान को बचाया है। इसलिए अगर सारण की जनता रोहिणी आचार्य को नहीं जिताती तो मेरे ख्याल से ये हमारी सनातनी परंपराओं के खिलाफ होगा। तो इसलिए पहला स्पष्टीकरण तो मैं ये दे दूं, रोहिणी आचार्य पे कोई भी दोषारोपण करना या उनके किसी भी जो उद्गार प्रकट कर रही है वो न करके, मेरा जो पूरा का पूरा आज का वीडियो है वो इस विषय पे है, जो मानवीय संबंधों पर और इस घटना के विश्लेषण पर। क्योंकि मेरा यह मानना है, राजनीतिक रूप में किसी भी जो पारिवारिक मसले हैं उनको सार्वजनिक स्थलों पर डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ये भी डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने 50 साल पहले सनातनी परंपराओं पे अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और उसके कुछ ही के दिन बाद या तो उसने पत्नी को छोड़ दिया या पत्नी ने उसको छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि इस चीज का डिस्कशन सोशल मीडिया पब्लिक फोरम पे हो, क्योंकि ये व्यक्तिगत मसला है। इसी प्रकार से जो ये रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के परिवार में हुआ, वो भी मेरे ख्याल से एक व्यक्तिगत पारिवारिक मसला है और इसको हम लोगों को सोशल स्फीयर पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए, लेकिन डिस्कशन हो रहा है। और जो मेरी इसमें अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं मैं उसको प्रकट कर रहा हूं। रोहिणी को मैं एक आशीर्वाद देता हूं बेटी की तरह, लेकिन जो वो कर रही हैं उस पर मेरी टिप्पणी है। मैं ये भी
अपेक्षा करूंगा कि मैंने देखा एक कन्हैया भेलारी करके एक पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका रोहिणी आचार्य से एक टेलीफोनिक संवाद हुआ, और उस टेलीफोनिक संवाद में रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से कन्हैया भेलारी को जो कहा सो कहा, उन्होंने जिस प्रकार से, क्योंकि कन्हैया भेलारी ने शायद कह दिया था कि रोहिणी आचार्य अपने मायके में कुंडली डालकर बैठ गई। टिप्पणी गलत थी, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में बेटी की अगर शादी हो भी जाए तो उसके बावजूद माता पिता के घर पे उसका पूरा अधिकार होता है, उतना ही अधिकार होता है जितना बेटे का अधिकार होता है। तो मैं इस मामले में कन्हैया भेलारी की उस टिप्पणी की निंदा करता हूं। लेकिन उसके बाद जो सब कुछ हुआ, देखिए पारिवारिक मसला सबके घर में होते हैं, हर व्यक्ति के घर में होते हैं। अपने भी इर्द गिर्द आप देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, अपने समाज में आप देखेंगे, आपको विचित्र विचित्र मसले दिखाई पड़ेंगे। जैसा बहुत सारी रिसर्चेस बताती हैं कि भारतवर्ष के अंदर जो चीज पहले नहीं थी आज की तारीख में हो गई है, और अमीरों में ज्यादा हो गई है, मध्यम वर्ग में ज्यादा हो गई है, गरीब वर्ग में अभी भी नहीं है। अभी भी आप देखेंगे वृद्धाश्रमों के अंदर ज्यादातर वो लोग हैं जो कि हिंदू समाज से आते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज से कम आते हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जो कि अमीर या मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से नहीं आते हैं। और 33% वृद्ध ऐसे हैं जिनके अगली जनरेशन उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करती। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की कुछ कमजोरियां हैं, कुछ हमारी परंपराओं में अच्छाई है या बुराई है मुझे नहीं पता, जैसे विदेश के अंदर एक एक आदमी 3-3 4-4 शादी कर लेता है जीवन काल में, एक एक औरत 3-3 4 शादी कर लेती है। लेकिन हमारे देश की परंपरा यह है कि एक बार शादी हो गई तो इसका माने शादी हो गई, अब जीवन भर, जीवन पर्यंत इसको निभाना है। उसी प्रकार से अगली जनरेशन माता पिता को, वृद्ध माता पिता को अगर मिसट्रीट भी करती है, अगर उन्हें खाना नहीं भी देती है, तो भी गलत रीतियों की वजह से या सही रीतियों की वजह से हमारे बुजुर्ग या हम जैसे बुजुर्ग उसको बाहर इसलिए नहीं कहते हैं कि घर की बुराई और घर की चीजें बाहर ना जाएं, और इसी वजह से बहुत सारी विसंगतियां भी आती है, बहुत सारी शोषण का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये चीज है नंबर एक, और ये भी बात सही है, हर घर के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं, भाई भाई में घटती हैं, भाई बहन में घटती हैं, पति पत्नी में घटती हैं, बाप बेटे में घटती हैं, ये सब होता रहता है और आप सब जानते हैं ये होता है। तो जो रोहिणी आचार्य ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सबसे परम सलाहकार हैं, उन्होंने उनको गालियां दी और जूता चप्पल तक उनको उठा लिया। एक रमीज नामक जो तेजस्वी यादव का सलाहकार है, उसने भी ऐसा किया। तो उन्होंने वास्तविकता में जो आरोप लगाया वो तेजस्वी यादव पे लगाया, रमीज पे लगाया और संजय यादव पे लगाया, लेकिन उसका प्रतिवाद नहीं आया। लेकिन इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि जो रोहिणी कह रही हैं वो सही कह रही है या गलत कह रही हैं। लेकिन एक बात तो ये समझ में आती है कि जो चीज पारिवारिक मुद्दा हो उसको परिवार के अंदर ही सुलझाना चाहिए, उसको बाहर नहीं ले जाना चाहिए। और बाहर तब ले जाना उस बेटी के द्वारा जिस बेटी की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता था, बहुत ज्यादा सम्मान करता था, इसलिए कि उसने एक मरते हुए पिता को जीवन दान दिया और अपनी किडनी उसको दी, और एक एहसान तो उसका है, हमारे समाज में भी उसका नाम इस मामले में तो अच्छी तरह से लिया जाएगा कि उसने अपने पिता की जान बचाई, जबकि वो शादीशुदा औरत है और सिंगापुर में बसी हुई है। लेकिन अब जो नया अध्याय उसने लिखा है कि जिस पिता की जान आपने बचाई, बिल्कुल जीवन के अंतिम स्तर पे जो वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, और जब उसका राजनीतिक अपना जो अध्याय था उसका सबसे खराब समय चल रहा है, जबकि चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार के चुनाव में इनका जो महागठबंधन था उसको बहुत कम सीटों पे समेट दिया गया है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए छा गया है, और वहां पे नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर जरूर बना दिया, लेकिन होम मिनिस्ट्री भी अपने पास रख ली है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी एनडीए ने अपने साथ, भारतीय जनता पार्टी एलजेपी ने रख ली है, और नीतीश कुमार केवल एक कठपुतली बन के वहां पे मुख्यमंत्री बन गए। जब अपनी सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, उस समय
जबकि सबसे कमजोर समय उनका है। उस समय जो ये रोहिणी आचार्य ने किया है, उस मसले को घर के अंदर निपटाते, जैसे हम लोग पहले भी कहते हैं कि अगर राजनीति एक राजनीतिक दल के अंदर किसी सदस्य को जो 40 साल से सत्ता में भागीदार रहा, मंत्री रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, अगर उस पार्टी से उसको शिकायत होती भी है तो उसको अपने घर के अंदर उसको सुलझाना चाहिए, पार्टी के अंदर उसको सुलझाना चाहिए, और बाहर जाके उसको इस प्रकार का आक्षेप लगा के उसको और ज्यादा उस पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहिए जिस पार्टी ने उसको सबको दिया है, चाहे उसमें सुनील जाखड़ हो, चाहे उसमें सिंधिया साहब हों, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, मैंने जो मंत्री बनाया था, जिसको भी राहुल गांधी ने और अपना सिबलदार बनाया था, उसमें शायद सचिन पायलट को छोड़ के, अमरिंदर सिंह, उनको छोड़कर सारे लोग जो है वो अपना मौका देख के दल बदल चुके हैं। तो इसलिए ये भी एक शक पैदा होता है, मेरे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के खिलाफ रोहिणी आचार्य को और तेज प्रताप यादव को यूज करके लालू प्रसाद यादव को ऐसी मात देने की कोशिश कर रहे हैं जो मात वो अभी तक पॉलिटिकली नहीं दे पाए। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है जो रोहिणी आचार्य ने किया, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। भाई तेज प्रताप यादव ने जब छोड़ा था तेजस्वी यादव को, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं थी। तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी ज्यादा थी, तेज प्रताप यादव की ज्यादा नहीं थी। और जब परिवार को छोड़ा था या उन्हें निकाला गया था, तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ मीसा भारती भी और रोहिणी आचार्य भी परिवार के साथ थी, उन्होंने भी तेज प्रताप यादव का विरोध किया था। लेकिन तेज प्रताप यादव जो नुकसान नहीं करा पाए लालू प्रसाद यादव के परिवार का, अपने पिता के परिवार का, उसको रोहिणी आचार्य ज्यादा नुकसान कर गई हैं, इसलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य पे सहानुभूति है और क्योंकि उन्होंने अपनी किडनी देके अपने पिताजी को बचाया है, और जिसके लिए आज वो बार बार ये इसको गिनाती भी हैं कि मैंने पिता को किडनी दी, भाई ने नहीं दी। और इसका मतलब यह है कि जो आपने दान किया है, उस दान को बाएं हाथ को दाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए, दाएं हाथ को बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन बार बार उसको याद दिलाकर आप ये एक प्रकार का जो एहसान है उसको खत्म कर रही हैं, और वो एहसान खत्म हो जाता। तो मेरा तो निवेदन रोहिणी आचार्य से है, कम से कम जो भी आपने दिया वो अपने जन्मदाता के जान बचाने के लिए दिया था, उसको बार बार उल्लेख करना उचित नहीं है। और अगर संजय यादव ने या रमीज ने कुछ इस प्रकार की बातें की हैं तो उसका स्पष्टीकरण उनके पास से आएगा, लेकिन जो भी मसले हैं वो पारिवारिक परिवेश में अगर सुलझाती तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि अब अगला चुनाव जो होगा 2030 का विधानसभा का या 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें अब लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को भारतीय जनता पार्टी केवल याद नहीं दिलाएगी, बल्कि रोहिणी आचार्य के उन उद्गारों को और इन वीडियोस को भी दिखा के वो तेजस्वी यादव का चरित्रहरण भी करेगी। तो इसका मतलब जो तेज प्रताप यादव ने किया है, जो रोहिणी आचार्य ने किया है, वो इतना दूरगामी नुकसान पहुंचाया है अपने उस परिवार को जिसको किडनी देके उन्होंने जान बचाई थी। तो मेरा केवल मानना यह है, आप किडनी दें न दें, अपनी आंख दें न दें, लेकिन किसी परिवार को जिसने आपको आधार दिया है, चाहे राजनीतिक दल जिसने आपको आधार दिया, जिसने आपको सारण से टिकट दिया, और जिस पिता ने आपको जीवन दिया और जिसकी वजह से आपका ये स्टेटस हुआ कि आपकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई, उस परिवार को इतनी तगड़ी चोट देना मेरे को अच्छा नहीं लगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारी सनातनी परंपरा में जो रोहिणी आचार्य, जिनको मैं बहुत ज्यादा इज्जत से देखता था, वो ऐसा करेंगी। रोहिणी आचार्य ने जैसे कन्हैया बेलारी को कहा, आशा है मुझे नहीं कहेगी, क्योंकि मैं उनकी के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में या उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। अभी मैं बहुत सम्मान से और स्नेह से उनको देखता हूं, मेरी बेटी समान है, लेकिन उनका जो उन्होंने किया है पिछले 5 दिन में, और इलेक्शन के बाद जैसे उन्होंने आरजेडी को, महागठबंधन को और लालू प्रसाद यादव को दूरगामी नुकसान पहुंचाया है, मुझे लगता है ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, इससे उन्हें बचना चाहिए था। और यह भी एक शक पैदा हो रहा है, जैसे तेज प्रताप यादव का आजकल व्यवहार है और रोहिणी आचार्य का व्यवहार है, कहीं भारतीय जनता पार्टी कि किसी चाल में ये दोनों फंस तो नहीं गए हैं और उनके चक्रव्यूह में फंसकर ये अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मैं क्षमा मांगता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।